ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। दिन की बड़ी खबरों को समेटे तैयार है मनी सेंट्रल। खबरों पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ऑन द शो, यानी आज प्रोग्राम में खास क्या है। तो चर्चा शुरू करेंगे रूस पर लगे नए प्रतिबंधों से, उसके असर से। इसके बाद चर्चा होगी जीडीपी आंकड़ों पर, महंगाई पर, पुरानी पेंशन स्कीम पर, और जाते जाते खैर खबर लेंगे एलआईसी के आईपीओ की। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक ऐसे कोई संकेत भी नहीं है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और रूस पर नकेल कसने के लिए हर दिन नए प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। अमेरिका ने रूसी सेंट्रल बैंक के साथ लेन देन पर रोक लगा दी। यूरोप और अमेरिका की कई कंपनियों ने रूस में काम करना बंद कर दिया। सर, नए क्या प्रतिबंध आए और वो अब कितने कारगर होंगे? और क्या आज जो बारी थी वो कॉर्पोरेट्स की थी? आज कारपोरेट की बारी थी। प्रतिबंध के दो हिस्से शुभम अब सामने आ रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि जब आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उनका असर 24 घंटे 48 घंटे में समझ में आता है। तो सबसे बड़ा प्रतिबंध जो हमने कहा था, जो कल सबसे बड़ा मदराफॉल सैंक्शंस था, वो रशिया के सेंट्रल बैंक को फॉरेन करेंसी एसेट्स में एक्सेस करने से रोक देना था। अब हमारे पास ऐसे आंकड़े आए हैं, करीब $630 बिलियन का अब फॉरेक्स रिजर्व है रशिया के पास, जिसके दम पर माना जा रहा था कि पुतिन इतना बड़ा जोखिम ले पा रहे थे क्योंकि $630 बिलियन उनके चेस्ट में मौजूद थे और करीब 2300 टन का गोल्ड रिजर्व है रशिया के पास। इसमें से जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं और इसीलिए रूबल का टूटना, सेंट्रल बैंक का परेशान होना हमें स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है। इसमें करीब $311 बिलियन का जो एसेट है वो सिक्योरिटीज में है, जहां इन्वेस्टमेंट में है, और वो सब हाई रेटेड सिक्योरिटीज में है क्योंकि वहां से अच्छा रिटर्न आता था। उन सिक्योरिटीज को बेचकर पैसा निकालने के लिए पुतिन को और सेंट्रल बैंक को डॉलर और यूरो में एक्सेस चाहिए, तभी वो ये सिक्योरिटीज बेच सकते हैं और उनका पैसे उनके उस फॉरेन करेंसी को या फॉरेक्स को देश में ला सकते हैं। और यही वो पाइपलाइन है या यही वो धमनी या नर्व है जो अब चोक हो गई है। तो अगर आप माने व्यवहारिक रूप से तो 50% के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व दुनिया के देशों ने एक्सेस के तौर पर पुतिन से दूर कर दिया है, या 50% का जो फॉरेन रिजर्व है उसमें उनका एक्सेस रोक दिया है। ये सेंट्रल बैंक के लिए और रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें बदलना शुरू हुई। और जैसे ही स्विफ्ट सिस्टम से रूस बाहर हुआ, सेंट्रल बैंक के लिए करेंसी में और करेंसी एसेट्स को बेचने पर रोक लगी है, एक्सेस में रोक लगी। वैसे ही आज हमने देखा कि आज से कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने रशिया से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया। यूरोप की और अमेरिका की बड़ी कंपनियां रूस में निवेश करती हैं। सबसे शुरुआत की बीपी ने, जिसने रजनेफ्ट के साथ अपना करार तोड़ा। करीब $25 बिलियन का नुकसान होने की संभावना थी बीपी को। शेल ने यह कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन प्रोजेक्ट की जो पार्टनर है और गैज़प्रॉम के साथ उसका एग्रीमेंट है, गैज़प्रॉम के साथ वो पार्टनरशिप में काम करती है। गैज़प्रॉम सबसे बड़ी गैस कंपनी है रशिया की। शेल ने उससे रिश्ता तोड़ने की या उससे दूर होने की बात कही। इक्विनोर ऐसे एक कंपनी है जो नार्वे की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और जिसकी मेजॉरिटी स्टेक है कई सारे रशिया के प्रोजेक्ट्स में। वो भी उसने भी ये तय किया है कि वो अपने कामकाज को वहां से समेटेगी या विड्रॉ करेगी। उसका करीब $1.2 बिलियन के आसपास का कारोबार रशिया के जरिए होता है। लंदन की कई सारी लॉ फर्म्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने रशिया में अपनी शॉप्स बंद करने की, अपने कामकाज बंद करने की तैयारी शुरू की। वोल्वो ने अपने प्लांट को, डैमलर ने, हार्ले डेविडसन ने, ये सारी कंपनियां ऐसी हैं जो रशिया में अपना बड़ा प्रोडक्शन करती थी और रशिया से एक्सपोर्ट करती थी। इन्होंने अपने कामकाज को रोकने की या इन्होंने रशिया से अपने रिश्ते तोड़ने की बात की है। जनरल मोटर्स ने भी कहा है कि वो अपने शिपमेंट्स रशिया से रोकेगी, यानी रशिया से जो कारें या जो उपकरण बन के आते थे उनको रोकेगी। फ्रेंच कंपनी रेना और दूसरी कंपनी है और फोर्ड ने अभी इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। तो यह ऐसा इसलिए हुआ शुभम कि जैसे ही स्विफ्ट से रशिया बाहर हुआ, बैंकिंग पेमेंट सिस्टम से बाहर हुआ, उसके बाद कॉर्पोरेट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो अपने कारोबारी गतिविधियों को रोके, क्योंकि उनके पेमेंट्स, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनके सप्लाईज, ये सारे स्टक हो जाते थे। तो ये अपडेट है जो रशिया पर सैंक्शंस का आज का अपडेट है, जहां विदेशी मुद्रा भंडार में रूस की एक्सेस सीमित हो रही है, अपने ही विदेशी मुद्रा भंडार में, और दुनिया की बड़ी कंपनियां रूस से हाथ खींच रही हैं। और बिल्कुल, अगर कंपनियां, सरकारें, पूरी दुनिया के बैंक्स अगर पाबंदी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इस
युद्ध पर, तनाव पर सीधा कोई असर पड़े ना पड़े, लेकिन लंबी अवधि में अगर आप देखें, मध्यम अवधि में देखें, तो रूस निश्चित तौर पर कई वर्षों, कई सालों पीछे चला जाएगा, ये तय दिख रहा है। चलिए अब लौटते हैं घरेलू खबर की ओर। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में जिस तरीके की रिकवरी की उम्मीद लगाई जा रही थी, वैसी रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% रही। जी हां, जो इससे पहली वाली तिमाही में 8.4% थी, यानी कि तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो जीडीपी गिरी है। सर, जनवरी वाला जो क्वार्टर अब जिसके आंकड़े आएंगे, उसमें तो ओमिक्रॉन का इफेक्ट भी होगा। क्या जीडीपी के इन नंबरों को खोलकर अंदर पढ़ें, क्या दिखता है? और दूसरा एक सवाल जो प्राइवेट कंजम्पशन पर है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है जीडीपी का, वहां क्या तस्वीर उभरती है? शुभम, जीडीपी के आंकड़े हमें वी शेप नहीं, डब्ल्यू शेप रिकवरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर आप इसको देखने की कोशिश करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बाउंस बैक था, जो रिकवरी थी, वो उतनी मजबूत नहीं हो पा रही और बहुत वॉलेटाइल है। मनी सेंट्रल में अलग अलग बार जब हमने जीडीपी या भारत की विकास दर पर चर्चा की है, तो हमने बार बार कहा है कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और कुछ इंडिकेटर्स इसे नीचे ड्रैग कर रहे थे। ये लगातार इस परिस्थिति बनी हुई थी। ये आंकड़े आमतौर पर बहुत चौंकाने वाले हैं। इन तीसरी तिमाही की गिरावट को बहुत तरह से अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन का असर नहीं आया था। और अगर हम पहले नंबरों की बात करें शुभम, कि अगर हम पूरे साल के क्वार्टर दर क्वार्टर या तिमाही दर तिमाही आंकड़ों के एनालिसिस करें, तो आखिरी तिमाही में तो भारत की आर्थिक विकास दर 1.5 से 2% के आसपास दिखाई देती है। अगर हम इन्हीं आंकड़ों का ट्रेजेक्ट्री माने, तो क्या भारत इस वित्त वर्ष की समाप्ति 7-7.5% या 8% के आसपास करेगा? क्योंकि वैसे भी 8.9% की विकास दर प्रोजेक्ट की गई है इस साल के लिए, जो 9.5% थी पहले के प्रोजेक्शन में। तो जो मोमेंटम बना था पहली 2 तिमाहियों में, जिसे हम पेंटअप डिमांड कह रहे थे, वो पेंटअप डिमांड सूखते ही भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बेसिक दरारें, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चैलेंजेस थे, वो उभर कर सामने आ गए। और वो चैलेंजेस हमें 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट में दिखाई देते हैं। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी खरीफ के बाद भी गिरी। वो मैन्युफैक्चरिंग में जो रिवाइवल आना था वो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे और रॉ मटेरियल की किल्लत थी। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर आप जीडीपी के अनुमान के तौर पर देखें, क्योंकि जीडीपी के 3 अनुमान हमारे पास आते हैं, एक पहला एडवांस एस्टीमेट, एक दूसरा एडवांस एस्टीमेट और तीसरा एडवांस एस्टीमेट। अगर उसका आंकड़ा आप देखें तो उससे आपको ये दिखाई देगा कि भारत में जो आम लोगों की उपभोक्ता खपत है, जो जीडीपी का लगभग 60% के आसपास हिस्सा घेरती है, वो एडवांस एस्टीमेट्स के हिसाब से तो बेहतर है, थोड़ी बढ़ोतरी उसमें दिखाई देती है, लेकिन प्री कोविड लेवल से भी हम काफी नीचे खड़े हुए हैं। और फिर हम यहां कहते हैं कि प्री कोविड लेवल हमारा बेस्ट लेवल नहीं था। प्री कोविड लेवल से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था गिरावट में जा चुकी थी। एक और हिस्सा है जहां हमें ज्यादा चिंता दिखाई देती, जिसका असर में जीडीपी गिरावट पर दिखाई दिया। सरकार का कंजम्पशन स्पेंडिंग एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से अगर आप देखें तो खुद अपने सरकार के अनुमानों का, सीएसओ के अनुमानों के हिसाब से लगातार गिरता हुआ दिखाई देता है। 9.6% पर आ गया, जो इससे पहले वाले एडवांस एस्टीमेट में 11-11% के आसपास था। और तीसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कोई पिकअप हमें नहीं दिखाई देता है। शायद उसकी वजह यह है कि कंपनियां अभी भी काफ़ी कैपेसिटी लिए बैठी हुई हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 45-50% के आसपास है, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब आना शुरू होगा जब वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। तो ये कुल जमा तस्वीर है जीडीपी की, जो हमें इस समय दिखाई देती है। सर, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो कहाँ चोट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल ढलान आई है जीडीपी में? किन सेक्टर्स पर चोट सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा चोट है मैन्युफैक्चरिंग पर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जहां से रिवाइवल की उम्मीद थी, ये माना जा रहा था कि पेंटअप डिमांड आएगी। वहां 2 बड़ी चीजें थी, एक तो कच्चे माल की शॉर्टेजेस थी, खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने देखा कि चिप की शॉर्टेज थी, और दूसरा जनरली कंपनियों के पास डिमांड नहीं थी। और वो हमें दिखाई देता है वॉल्यूम ग्रोथ में कि कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई हैं, उनकी मांग नहीं बढ़ी है। और दूसरा, एग्रीकल्चर की आर्थिक विकास दर खरीफ की अच्छे उत्पादन के बाद भी नहीं बढ़ी जिसकी उम्मीद थी। तो इस साल एग्रीकल्चर जो है वो पिछले साल के लेवल के बराबर ही रहेगा। और यहां से वो दूसरी फॉल्ट लाइन खुलती है, दूसरी चुनौती खुलती है, वो हमें रूरल इकोनॉमी के तौर पर दिखाई देती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले साल उसने बहुत मदद की थी रिकवरी में, पर इस तिमाही में, जिस तिमाही का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, खरीफ की फसल के बाद भी उसमें उतना उछाल या उतनी तेजी हमें नहीं दिखाई देती। सर, फिर फ्यूचर कैसा दिख रहा है? अब अगली तिमाही के नंबर कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का इफेक्ट अभी उसमें जुड़ना बाकी है। ओवरऑल पिक्चर आपको कैसी दिख रही है आर्थिक विकास दर की? 2 महत्वपूर्ण चीजें दिख रही हैं। एक तो ओमिक्रॉन का इफेक्ट अभी अगली तिमाही में आएगा, जिसे सरकार ने भी और इकोनॉमिक सर्वे ने भी अभी फिगर नहीं किया था, तो उसे हमें उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो जैसा ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें तो अगले तिमाही में 2 से 3% की विकास दर रह सकती है, जो गिरावट अगर औसत आप निकालने की कोशिश करें तो भारत की आर्थिक विकास दर इस साल में 7.5-8% के आसपास कहीं टिकेगी, 8.2-8.3 के आसपास हो सकती है, जिसकी संभावना हमको दिखाई दे रही, जो उम्मीदों से काफ़ी कम है, क्योंकि हम
आमतौर पर लगभग वहीं खड़े होंगे जितना हम टूटे थे पिछले साल, उतना हम खड़े होंगे, लेकिन उसमें काफी ताकत निकल चुकी है उस गड्ढे से बाहर निकलने में। दूसरी जो बड़ी चुनौती दिख रही है शुभम, वो ये दिख रही है कि जो अगला क्वार्टर है, मतलब साल का पहला क्वार्टर है, वो बहुत चैलेंजिंग होने वाला। वहाँ जो हेडविंड्स हैं, वहाँ जो तूफान है, वो बहुत सारे हैं। वहाँ महंगाई का बड़ा तूफान सर पे खड़ा हुआ है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की चुनौती सामने खड़ी हुई है, रिजर्व बैंक को महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का उस पर दबाव बनता रहा है, और दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमी को रिकवर कराने की, उसमें पैसे डालने की क्षमता सरकार की चुक रही है। और वो हमने लगातार तिमाही दर तिमाही सीएसओ के आंकड़ों में भी देखा कि सरकार का खर्च घटता चला जा रहा है। प्राइवेट स्पेंडिंग, कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ाने की जो थोड़ी उम्मीद हमें 2 तिमाहियों में दिखी थी, वो भी महंगाई के असर के कारण नीचे आ सकती है, क्योंकि जो हमारे आपके खर्च हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जीडीपी का है, उसमें बढ़ोतरी का एक बड़ा दारोमदार इस बात पर है कि कीमतें बाजार में कैसी रहती हैं। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो उस पर असर पड़ेगा। तो ये साल तो बीतने जा रहा है, आखिरी तिमाही के नतीजे हमें ये बताएंगे कि हमने इस साल को कहां छोड़ा। 3%, 3.5% की तिमाही के साथ साल की पहली तिमाही, अगले साल की पहली तिमाही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां तक सारे बेस इफेक्ट भी खत्म हो चुके होंगे। सारा बेस इफेक्ट जो हमको मिल रहा था पिछली गिरावट के मुकाबले ऊपर बढ़ने का, वो सब बराबर हो चुका होगा। अब हम वहां खड़े होंगे जहां से हमको नए सिरे से चढ़ाई शुरू करनी है। तो वहां से भारत की अर्थव्यवस्था के उबरने की ताकत का आकलन शुरू होगा। हम यहाँ आपको वापस इकोनॉमिकम पे चर्चा में ले जाना चाहते हैं, जो हमने भारत के पोटेंशियल जीडीपी को लेकर की थी और जिसमें हमने बताया था कि भारत की मंदी से उबरने के बाद जिस आंकड़े पर ध्यान रखना चाहिए वो ये कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में कम महंगाई के साथ या नियंत्रित महंगाई के साथ कितना तेज बढ़ने की क्षमता है, इस पर सब कुछ निर्भर होता है। आपने महंगाई का जिक्र किया सर, और महंगाई के बाजार में आग कहीं कहीं भड़कने लगी है। कल हमने देखा कि HUL ने अपने तमाम उत्पादों के दाम बढ़ा दिए, अमूल ने दूध की कीमतें बढ़ा दी, आज पराग ने दूध की कीमतें बढ़ा दी, कॉमर्शियल सिलेंडर सुबह महंगा हो गया, जिससे ये संकेत मिल गया कि कच्चे तेल की बढ़ोतरी धीरे धीरे घरों तक पहुंचेगी। महंगाई की पिक्चर आपको कैसे बनती दिख रही है? क्योंकि मुझे RBI गवर्नर का बयान याद है, उन्होंने कहा था कि जनवरी में महंगाई पीक आउट हो जाएगी, और वहाँ से मुझे तो लग नहीं रहा सर ये आंकड़े देखकर कि ये महंगाई कहीं रुकने वाली है। शुभम, जब हम उस पर यूक्रेन के संकट पर और तेल की कीमतों पर चर्चा कर रहे थे, तब हमने इस बात का संकेत दिया था कि स्टैगफ्लेशन एक छोटे समय के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में आ सकती है, और अगले 2-3 दिन में हमने फिर उस कार्यक्रम के बाद बहुत लोगों को स्टैगफ्लेशन पर चर्चा होते देखी। स्टैगफ्लेशन का रिस्क भारत में, स्टैगफ्लेशन का मतलब स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन तो दिख रहा है, पिछले साल के ही आंकड़ों में हमें विकास दर में तेज गिरावट दिख रही है, 8.4 से 5.4 के आसपास अगली तिमाही में और गिरेगी। इन्फ्लेशन की रेट, अब इन्फ्लेशन को लेकर सरकार में चारों तरफ चिंता है। हमने बार बार अलग अलग स्तर से बात की, इसको समझने की कोशिश की है। कंपनियां नहीं मानी हैं, कंपनियों के बैलेंस शीट पर जितना दबाव है उसे देखते हुए आपको ये महसूस होगा कि कंपनियां लगातार, हालांकि उनके मुनाफे बढ़े हुए हैं, लेकिन कंपनियां लगातार अपने कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी को कंज्यूमर्स को पास ऑन कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी हमने महंगाई में पेट्रोल डीजल की कीमतों का, कच्चे तेल में बढ़ोतरी का असर फैक्टर इन किया ही नहीं है। इस हिसाब से एलपीजी की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कितनी बढ़त हो सकती है, इसे समझा जा सकता है। और इसके साथ दूध और बाकी सारी चीज़ों की कीमतें अलग अलग कारणों से बढ़ रही हैं, जिसमें कहीं फॉडर महंगा होने की वजह है। खाद्य तेल की कीमतों पर बढ़ोतरी का बड़ा दबाव है, क्योंकि रूस से आयात प्रभावित हो रहा है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो भारत को एक छोटे समय के लिए, 5-6 महीने के लिए स्टैगफ्लेशन की स्थिति में पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमें अगली तिमाही के आंकड़ों पर और महंगाई के आंकड़ों पर हमारी नजर रहेगी। चिंता RBI में भी है, चिंता वित्त मंत्रालय में भी है। वित्त मंत्री भी अपने कुछ ताजा साक्षात्कारों में इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि चीजें वैसे नहीं बन पा रही हैं, उस तरह से मैनेज नहीं हो पाई जैसी कि उम्मीद की गई थी। बिल्कुल, तो ये चर्चा हुई ग्रोथ पर, महंगाई पर और स्टैगफ्लेशन पर। अब चर्चा दिन की सबसे बड़ी, सबसे एक्सक्लूसिव खबर पर, पुरानी पेंशन योजना पर। जी हां, राजस्थान सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन को बहाल करने की ऐलान किया है। दूसरे राज्यों में भी इसका सुखबुगाहट शुरू हो चुकी है। इस राह में रोड़े कितने हैं, ये अंशुमान जी से समझें, उससे पहले आप देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। क्या पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना इतना आसान है? क्या नई पेंशन स्कीम की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? राजस्थान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय से लेकर रिजर्व बैंक तक डर की शीतलहर दौड़ गई। सुधारों की पैरवी करने वाले विशेषज्ञों के गले भी ये फैसला उतर नहीं रहा। दो टूक सवाल ये है कि सरकार पैसा लाएगी कहां से, क्योंकि बजट पर पेंशन का बढ़ता बोझ कम करने के लिए ही तो नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी।
रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यों का पेंशन पर कुल खर्च 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो राज्यों के कुल गैर विकास खर्च 12.44 लाख करोड़ के करीब 1/3 के बराबर है। और राज्यों ने जो कर्ज ले रखा है, हर साल उस पर 4 लाख करोड़ रुपए की ब्याज अदायगी है। पुरानी पेंशन नए कर्ज लेकर शुरू की जाएगी तो ये दोनों ही बोझ और बढ़ेंगे। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारें अब पुरानी पेंशन लागू करने पर विचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल जैसे राज्यों में भी ये चुनावी मुद्दा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी इस पर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। जरा सोचिए, अगर बाकी राज्य सरकारें भी राजस्थान की राह पर चल निकली तो राज्यों के बजट का होगा क्या? राज्य सरकारें तो पहले से कर्ज में दबी हुई हैं। वानगी के तौर पर राजस्थान को ही लीजिए। राज्य की कुल बकाया देनदारी जीडीपी के करीब 40% के बराबर है। बजट में राज्य सरकार का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज पर ब्याज चुकाने में खर्च हो जाएंगे। अब ये समझिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये घोषणा वित्त मंत्रालय से लेकर आरबीआई तक का सरदर्द बनी क्यों है? दरअसल दर्द इन सवालों में है। 1 अप्रैल से राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में से कटौती बंद हो जाएगी। अगर हाँ, तो हर माह शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार में आने वाला कंट्रीब्यूशन भी बंद हो जाएगा। जैसे जैसे राज्य बढ़ते जाएंगे, हर माह आने वाली राशि घटती जाएगी, यानी सरकार के कर्ज का एक स्रोत बंद होगा। दूसरा बड़ा सवाल, एनपीएस पे जमा पैसे का क्या होगा? क्या सरकार एनपीएस से अपना और कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन वापस लेगी? ऐसा करने पर क्या शेयर और बॉन्ड दोनों से बिकवाली की जाएगी? आपको बता दें कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के कुल 55 लाख से ज्यादा खाते एनपीएस में खुले हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन से कुल 3.54 लाख करोड़ रुपए का एयूएम यानी असेट अंडर मैनेजमेंट तैयार हो चुका है। आसान भाषा में समझें तो कुल इतना पैसा शेयर और बॉन्ड बाजार में निवेशित है। तीसरा सवाल, राज्य सरकारें इसके लिए पैसा लाएंगी कहां से? नए कर्ज लेकर या नए टैक्स लगाकर? दोनों ही स्थितियां जनता पर बोझ बढ़ाएंगी ही। चुनावी अंगीठी पर नई पेंशन स्कीम को सेंकने से पहले राज्य सरकारों को इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे। सर, इस पर आपका टेक? सरकारें तो सोच रही हैं पुरानी पेंशन वापस लाई जाए, इतना आसान होगा इसको लाना? मुझे लगता है सरकारें अगर कुछ करना चाहें शुभम तो कर सकती हैं, पर इसमें 2 बड़े सवाल हैं जो इस पैकेज में हमें दिखाई देते हैं। पहला सवाल ये कि जो कॉर्पस है उसका क्या होगा। उस कॉर्पस का विड्रॉल, काफ़ी बड़ा कॉर्पस है और 3-3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कॉर्पस है। वो कॉर्पस जो एनपीएस के तहत कलेक्ट हुआ था, वो अगर मार्केट से विड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास नई पेंशन योजना जो राजस्थान में आई उसके कोई डिटेल्स मौजूद नहीं, लेकिन चर्चाएं चारों तरफ हैं। तो हमने बहुत सारे विशेषज्ञों से बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। पहली चीज़ तो ये कि इसका और पुरानी पेंशन स्कीम का, नई और पुरानी पेंशन स्कीम की तुलना पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। उनका मानना है कि वो डिफाइंड बेनिफिट्स की स्कीम थी, कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट की स्कीम है जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इन दोनों में बिल्कुल तुलना अलग है। 2 बड़े सवाल हैं। एक सवाल ये कि ये कॉर्पस कैसे इस्तेमाल होगा। ये कॉर्पस अगर मार्केट से विड्रॉ होगा तो बाजार पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बड़ा पैसा बाजार से निकलेगा। और अगर जो 2004 से इसमें शामिल हैं और वो दोबारा पुरानी पेंशन में जाएंगे, उन्हें एरियर्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, या उन्हें आज की तारीख से ही इसमें शामिल माना जाएगा, तो जो बचत उनकी पहले से मौजूद है उस बचत का इस्तेमाल क्या होगा? बिल्कुल। उस बचत में सरकार का कंट्रीब्यूशन भी है, उसका क्या होगा? अभी हमारे पास इस मामले में कोई परिस्थिति साफ नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें समझने वाली है कि ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। राजस्थान ने इसे लागू किया और राजस्थान ने तैयारी के साथ लागू किया। अगर राजस्थान का बजट आप देखें तो राजस्थान ने अपने बजट में संकेत दिया है कि इस साल से उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बदल जाएगा। स्ट्रक्चर बजट कम हुआ है, बजट इसलिए कम हुआ है और अगले साल से शायद पुरानी पेंशन स्कीम के लिए सरकार ने बजट में व्यवस्था करके दिखाई है। बात निकल के दूसरे राज्यों तक भी जाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली प्रमुख राजनीतिक पार्टी इसका वादा कर रही है। करीब करीब 55 लाख शायद कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों तक भी क्या ये बात आएगी? क्या उन कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा इस पुरानी पेंशन योजना में? और नई पेंशन योजना जो पूरी तरह से उसे खत्म करके लाई गई थी, उसका दबाव उसके ऊपर भी बनेगा। एक चीज़ मुझे यहाँ दिलचस्प याद आ रही है, क्योंकि नई पेंशन योजना में पीएफआरडीए भी एक स्टेक होल्डर था, वो इसे मैनेज करता था। उसने इस मामले में कोई स्पष्ट रूप से भी कोई अपनी तरफ से राय नहीं जाहिर की है कि वो राजस्थान सरकार के इस फैसले से सहमत है या नहीं। केंद्र सरकार
संसद को ये बात बता चुकी है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, क्योंकि हम पीछे नहीं जा सकते, ये रास्ता बंद हो चुका है। जब पुरानी पेंशन नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी, उस समय जो केंद्र सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था, वो तर्क ये था कि राज्य और केंद्र का, मेरे पास आंकड़ा है कि केंद्र और राज्य सरकारों का जो खर्च है पेंशन का, वो उनका पेंशन एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है उसकी वो 21% है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 27% स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। और इतना पेंशन का बोझ उठा पाना, खर्च में इतनी बढ़ोतरी संभाल पाना केंद्र और राज्य सरकारों के वश का नहीं, इसलिए हम कंट्रीब्यूटरी पेंशन के पास जा रहे हैं। दूसरा आंकड़ा जो उस समय तर्क के तौर पर दिया गया था, जो बहस के लिए ज़रूरी है, 93-94 से 2005 के 4-5 का वो आंकड़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसमें पेंशन एक्सपेंडिचर 9.7% है, और राज्य सरकारों के टोटल टैक्स रेवेन्यू में जो पेंशन का एक्सपेंडिचर है वो 9.7 से 12.6% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और 5.4% से 10% तक राज्यों का है, अलग अलग राज्य सरकारों के खर्च के हिसाब से। अब मौजूदा रेवेन्यू में अगर हम उस स्कीम को हाइपोथेटिकली ये मान लें कि पुरानी स्कीम आ रही है, तो केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से अपने राजस्व का कितना बड़ा हिस्सा उस पेंशन व्यवस्था में लागू करना होगा, ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये कि 2004-5 से पेंशन की दरें भी बढ़ी हैं, नए कमीशन भी आए और वेतन भी बढ़ा है। तो जो नया एस्टीमेट बनेगा पेंशन का, वो इन सारी बढ़ोतरी को शामिल करके बनेगा। इसका कितना बजट होगा हमारे पास, हमें सरकारों ने इसके बारे में आंकड़े और जानकारी नहीं दिए। तो जैसे ही चुनाव की धुंध छटेगी, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बादल छटेंगे, हमें लगता है भारत के फिस्कल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी बहस, ये सबसे बड़ी चुनौती ये होने वाली है कि राज्य सरकारें अगर पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ जाती हैं तो उसका फंड कहां से आएगा, बोरोइंग होगी या टैक्सेशन होगा। दो ही रास्ते या तो सरकारें ज़्यादा कर्ज उठाएंगी और फिर सरकारें नई चीज़ों पर टैक्स लगाएंगी। लेकिन हो सकता है ऐसा राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर साबित कर दिया है। हमें आधिकारिक रूप से आज तक केंद्र सरकार की इस पर प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पेंशन फंड रेगुलेटर ने भी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है कि ये पेंशन स्कीम कैसे होगी। बिल्कुल, तो यानी कि इतनी राह आसान नहीं है। जो बड़े सवाल हैं वो अंशुमान जी ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिए कि ये घोषणा ही मानिए अभी, जब तक हाथ में चीजें आ ना जाएं। एक और दिलचस्प बात शुभम इसमें है जिस पर चर्चा लगातार हो रही है, वो भी तथ्य के लिए सामने रखना जरूरी है कि नई पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के रिटर्न को लेकर काफी चर्चा और ये कहा जा रहा है कि नई पेंशन स्कीम इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। ये एक सी बात है। अगर नई पेंशन स्कीम जो 3 अलग अलग फंड मैनेजर जिसको चलाते हैं, एक SBI, एक LIC और एक UTI, उनके सबके रिटर्न 9% से लेकर और 9.65% के आसपास रिटर्न है, जो फिलहाल अभी गिवन परिस्थितियों में FD से, PPF से, फिक्स डिपॉजिट से EPF से, इन सारे रिटर्न से अच्छे रिटर्न है। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि यह बाजार की बढ़ोतरी का दौर था। जब हमने स्टॉक मार्केट में अच्छी तेजी देखी थी, उस समय ये रिटर्न आए थे। तो चुनने के लिए यह भी समझना जरूरी होगा कि जो रिटर्न्स हैं वो NPS को लेकर जो सवाल पहले उठाए जाते थे कि अच्छे रिटर्न की स्कीम नहीं है, कम से कम NPS ने पिछले दिनों में इस बात को साबित किया है कि वो भी बाजार में प्रतिस्पर्धी रिटर्न दे सकती है। शायद इसीलिए गारंटेड रिटर्न जैसी किसी विकल्प की या योजना की भी बात हो रही है कि PFRDA ऐसा कोई विकल्प भी ला सकता है जहां आपको गारंटेड पेंशन मिल जाए। वो शायद इसीलिए क्योंकि बेहतर रिटर्न फिक्स डिपॉजिट की तुलना में मिल रहे हैं, इसीलिए गारंटेड रिटर्न की बात हो रही है। और जो शायद OPS को या ओल्ड पेंशन स्कीम के लॉजिक को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न थे या गारंटीड पेमेंट थे, तो शायद उसका विरोध, जो OPS को लाने की जो मांग है, जो NPS का विरोध है, उसे थोड़ा माइल्ड करने के लिए, थोड़ा कमजोर करने के लिए ये चर्चा चल रही है कि नई पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न का प्रोविजन डाला जाए, यानी इतनी पेंशन आपको गारंटी की जाएगी। और ये विचार इसलिए बना है क्योंकि NPS ने ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं, 9%, 9.5% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। और अगर फंड का मैनेजमेंट अच्छा रहा तो सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कितना इसको मानेंगी, लागू करेंगी, और कौन कौन सी राज्य सरकारें से लागू करेंगी तो अलग बात है। लेकिन और भी बहुत सारे लोग NPS का हिस्सा हैं जिन्हें शायद इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और अब चर्चा करते हैं LIC के IPO पर। LIC के IPO को लेकर सरकार सेबी में पेपर जमा कर चुकी है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि मार्च खत्म होने से पहले IPO बाजार में आ जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ताज़ा इंटरव्यू जो उन्होंने कल ही दिया है, उसमें यह कहा गया है कि IPO पर अगर कोई निर्णय लेना पड़ता है वैश्विक घटनाक्रम को देखकर, तो सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। सर, क्या माना जाए, क्या संकेत हैं, क्या कहना चाह रही थी वित्त मंत्री इसके जरिए बाजार की कंडीशन को देखकर,
रूस यूक्रेन को तनाव को देखकर क्या आईपीओ इस साल अब नहीं आएगा? कहना मुश्किल है। आज वित्त मंत्री का एक बड़ा इंटरव्यू छपा है हिंदू बिजनेस लाइन में, जिसमें उन्होंने LIC के आईपीओ की तुलना लॉर्ड जगन्नाथ के रथ से की है और उन्होंने कहा है कि ये रथ जो है वो बाहर आ गया है, इस रथ को पीछे खींच के ले जाने में बहुत मुश्किल करनी होगी। एक मेटाफर उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका बयान ये महत्वपूर्ण है कि हम परिस्थितियों पर करीब से नजर रख रहे हैं। परिस्थितियां कौन सी हैं जो नकारात्मक हो सकती हैं? भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली, भारत में विदेशी मुद्रा विदेशी निवेशकों ने लगातार बिकवाली की है और आने वाले समय में बिकवाली होगी। बाकी अस्थिरताएं जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, महंगाई और GDP के कारण आ रही, हालांकि ये सारी चीजें LIC के आईपीओ को सीधे प्रभावित नहीं करेंगी, परोक्ष रूप से, ये भी उन्होंने माना है। लेकिन सरकार की अपनी वरीयताओं के तौर पर ये चीजें हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि LIC का आईपीओ टल जाएगा, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पुनर्विचार के मोड में है और इसीलिए अभी हमने रोड शोज या बाकी चीजें शुरू होते नहीं देखी हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसला LIC का पिछले हफ्ते आया, जिस पर जो लोगों की निगाह में था, पर चूंकि रूस और यूक्रेन संकट के कारण उस पर ध्यान नहीं गया, वो LIC में 20% FDI ऑटोमेटिक अप्रूवल रेट रूट से अप्रूव करने का फैसला लिया गया। यह ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि LIC का जो स्टेटस है वो ना तो कंपनी का है और ना इंटरमीडियरी का है। तो LIC के में FDI खोलकर सरकार ये भी इंश्योर करना चाह रही थी कि इतने बड़े आईपीओ में विदेशी निवेशकों की भी भागीदारी रहे और इसका अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल जाए, और यहाँ से कुछ और कंपनियों में या कुछ और ऐसी ही कंपनियों में FDI खोलने का रास्ता बनेगा, क्योंकि ये विकल्प NHAI कुछ और कंपनियों के साथ भी अपनाया जा सकता है। चलिए, तो ये थी आज की चर्चा। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 7 बजे। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप